नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर बैठे किसान आज 6 मार्च बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर की ओर शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करेंगे। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि मार्च के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों ने दिल्ली जाने की तैयारी पूरी कर ली है और किसान शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली कूच करेंगे। बता दें कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने 3 मार्च को देश भर के किसानों से अपील की थी कि वे बुधवार 6 मार्च को बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचें और दिल्ली आने के लिए वे ट्रेन और बसों का सहारा लें। आज 6 मार्च को किसानों के दिल्ली चलो आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर, रेलवे, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है और दिल्ली में कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दी गई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी को कोई प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि देश में जो लूट हो रही है उसको बचाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को हमसे छीना जा रहा है और जनता को हमारे लिए सरकार से सवाल करना चाहिए। बता दें कि इसके अलावा किसानों ने 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे कराया गया है। भारत में पानी के अंदर ट्रेन चलाने का यह पहला उदाहरण होगा। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से तैयार किया गया 16.5 किलोमीटर लंबा यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा, इसमें से 10.8 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है जबकि 5.75 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है। इसका उद्देश्य कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना और वाहन प्रदूषण में कमी लाने में भी योगदान देना है। इसके अलावा पीएम मोदी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस आज बुधवार 6 मार्च को देश के युवाओं के लिए कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है। इसकी जानकारी खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। राहुल गांधी ने आगे लिखा, कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान, कल होगा बड़ा ऐलान, #युवा को मिलेगा न्याय। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कल मंगलवार को अपने घोषणा पत्र के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय के 5 स्तंभों पर केंद्रित रहने वाला है, जिसमें पार्टी रोजगार का अधिकार देने, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने, जाति जनगणना कराने और अग्निपथ योजना को खत्म करने जैसे कई बड़े वादे कर सकती है। एक सूत्र का कहना है कि यह पहली बार है कि देश के युवाओं को रोजगार का अधिकार देने की ऐसी योजना लाई जाएगी और युवाओं को कुछ भत्ता भी दिया जा सकता है। खबरों के अनुसार कांग्रेस के न्याय के 5 स्तंभ युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय हैं। लोकसभा चुनाव से पहले खबर सामने आई है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी और के चंद्रशेखर राव की बीआरएस तेलंगाना में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इस गठबंधन की घोषणा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा की गई। हालांकि मायावती की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीआरएस ने यहां 9 सीटें जीती थीं। बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 3 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी बताए जा रहे शेख शाहजहां की हिरासत को बंगाल सरकार ने सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कल मंगलवार को शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था और आदेश के मुताबिक पुलिस को शाम 4:30 बजे तक शेख की हिरासत और मामले से जुड़ी सामग्री सीबीआई को सौंपनी थी। लेकिन कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंची सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम पर प्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि संभाजी नगर को नए निजाम से मुक्त कराया जाए। बता दें कि यहां से एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील लोकसभा सांसद हैं।
अमित शाह ने कहा कि आज मैं संभाजीनगर आया हूं। संभाजीनगर ने एक कसर छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने मराठावाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त कराया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती और आलस की वजह से फिर मजलिस बैठी है। अमित शाह ने पूछा कि संभाजीनगर वालों को ये कबूल है क्या। बता दें कि पिछले साल आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद जिले का नाम छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर हिंसा पर बात करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है। बता दें कि उन्होंने दक्षिण कोरिया में एक कार्यक्रम के दौरान मणिपुर को लेकर पूछे गए सवाल पर ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि इस सवाल के संदर्भ में कि ये कैसे हुआ, सरकार ने ये कैसे होने दिया। आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे वहाँ के हालात पर अफसोस नहीं है। मेरा मतलब है कि वहाँ जो हुआ वो बहुत दुखद है। ऐसी जगहों पर समुदाय परस्पर रूप से जुड़े होते हैं और हिंसा इस तरह भड़कती है कि उससे निपटना मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि पूरा देश मणिपुर में शांति चाहता है। वो चाहते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था पटरी पर आए। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच भारत ने इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत की ओर से कहा गया है कि इजराइल में रहने वाले सभी भारतीय, खासतौर पर वे जो उत्तर और दक्षिणी सीमा से सटे इलाकों में काम कर रहे हैं या इस इलाके का दौरा करते रहते हैं, वे देश के सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। एडवाइजरी के साथ ही इजराइल में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर 24 घंटे 7 दिन फोन किया जा सकता है और अगर कोई स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन चाहिए तो उसके लिए फ़ोन नंबर के अलावा ईमेल आईडी भी दी गई है। बता दें कि एडवाइजरी उत्तरी इलाके के एक गांव में हिजबुल्लाह के हमले की वजह से एक भारतीय की मौत और 2 अन्य के घायल होने के बाद जारी की गई। रूस और यूक्रेन में बीते लंबे समय से जारी युद्ध के बीच कल मंगलवार को यूक्रेन ने दावा किया कि उसने काला सागर में एक सफल ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। दावे के अनुसार यूक्रेन ने काला सागर में रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया और उसे समुद्र में ही डुबो दिया। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस ने बताया कि उनके 13 विशेष इकाई द्वारा संचालित समुद्री ड्रोन ने रूस के 1300 टन वजन के गश्ती जहाज सर्गेई कोटोव को केर्च जलडमरू मध्य के पास काला सागर में डुबा दिया। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रतिनिधि एंड्री यूसोव ने एक इंटरव्यू में बताया कि सर्गेई कोटोव को पहले भी कई बार निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार हमने सर्गेई कोटोव को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 6 मार्च को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,400 के पास कारोबार कर रहा है तो वहीं सेंसेक्स 73,400 के पास आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 195 अंक नीचे 73,677 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 47,490 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।